हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नंबर 2 लेकर के। पहला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 30। अब जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 52, मतलब बाकी का जो बचा है सब इसमें आज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इट वाज पब्लिश्ड बाय जैक बोर्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो हर एक क्वेश्चन को देखिए, मैं जो समझा रहा हूं समझिए, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का छोटा छोटा आंसर इसमें देना है ना। जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। दैट मीन्स हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अफेक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, देखिए इसके लिए सबसे पहला ना 2 टर्म समझ लीजिए। यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अवसर लागत क्या है। जब भी हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अर्थात उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा कर्व है जो दिखाता है कि देश में जितने भी संसाधन हैं उसका अगर अधिकतम प्रयोग किया जाए, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से एक्स वाई 2 गुड्स का अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पॉइंट ए पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी एक्स का इतना और वाई का इतना कर रहे हैं। अब अगर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, है ना, एक्स का बढ़ाएंगे तो वाई का हमारा पहले से घट जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो उत्पादन संभावना वक्र है इसमें कहता है अवसर लागत से कैसे, मतलब अवसर लागत जो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कैसे संबंधित है। तो देखिए अवसर लागत का मतलब क्या होता है, सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव, दूसरी सर्वश्रेष्ठ विकल्प। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए अभी प्रोडक्शन ए का कर रहे हैं, अब प्रोडक्शन हम बी का कर रहे हैं, तो जिसको त्याग किए, जिसका त्याग किए ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मतलब मैंने उत्पादन संभावना वक्र में बताया था ना, अभी मान लीजिए हम प्रोडक्शन ए पॉइंट पर कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर एक्स का इतना और वाई का इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर, अब ए को छोड़ के अब हम बी पे आ रहे हैं, मतलब एक्स का बढ़ा रहे हैं, है ना, तो वाई का घट गया ना पहले से प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो त्याग किए ए को, यही तो हमारा अवसर लागत है, यही तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 32 कहता है उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है। दैट मीन्स कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इज मोनोटोनिक। इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी बात आए एकदिष्ट अधिमान अर्थात मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, तो इसका मतलब आपको पता होगा, एक सिंपल सा टर्म है, कंज्यूमर ऑलवेज गो फॉर मोर। कोई भी कंज्यूमर अधिक की ओर जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास ऑप्शन है एक्स और वाई 2 गुड्स हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 3 2, एक बंडल आपका ये है, एक बंडल आपका 5 6, है ना, एक बंडल है 5 3। तो कोई भी एक रेशनल कंज्यूमर किसको परचेज करेगा, वो इस बंडल को परचेज करेगा 5 6 को। क्यों, क्योंकि वो उसमें एक्स का मात्रा जो है बाकी सभी किसी से कम नहीं है और वाई जो है बाकी सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी यही बंडल दिखा रहा है ना। तो जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा, मतलब जो बंडल सबसे ज्यादा क्वांटिटी दिखा रहा हो उसी को एक उपभोक्ता चुनेगा। तो जब इसको चुनेगा तो ये कहा जाता है कि कंज्यूमर जो है वो क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, चलिए ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी वस्तु की कीमत 5% कम होती है और उसकी मांग में 8% की वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग लोच कितनी होगी। मतलब ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ 5%, मतलब प्राइस में कितना फॉल हुआ, 5% का फॉल हुआ है। ठीक है, और डिमांड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कह रहा है माइनस का साइन देंगे, क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ है 8% का 8 लिखेंगे, बाय कीमत में क्या कमी हुआ है ना, मतलब कीमत घटा है तो माइनस लिखेंगे -5। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे क्या होगा, ईडी इक्वल्स
1 पॉइंट कितना डिवाइड करें कितना आएगा 306 1.6 ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है जिसमें कहता है सीमांत लागत और औसत लागत को परिभाषित करें, है ना। मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होता है। तो भाई मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब जब किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करें तो कुल लागत में क्या मतलब खर्च पड़ा, कुल लागत में क्या परिवर्तन हुआ, उसे कहेंगे सीमांत लागत अर्थात मार्जिनल कॉस्ट। मतलब लिख सकते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया। दूसरा है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट, प्रति इकाई लागत, है ना। कैसे निकालेंगे, सिंपली टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये निकल जाएगा हमारा क्या, एवरेज कॉस्ट अर्थात औसत लागत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रकों के नाम बताएं। अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट आर द 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स की कोई भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन, हाउस होल्ड जिसको परिवार बोलते हैं हम लोग, है ना। दूसरा होता है फर्म या फिर प्रोड्यूसर बोल सकते हैं इसको, उत्पादक क्षेत्र, है ना। इसके बाद क्या होता है, एक होता है फिर गवर्नमेंट, क्या होता है सरकार, और चौथा क्या होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहरी दुनिया, विदेश। ठीक है, किसी भी देश में ये 4 क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वर्तमान में डिजिटल विनिमय की किन्हीं 4 साधनों के बारे में बताएं। ठीक है, तो देखिए डिजिटल वे में ट्रांजैक्शन करने का क्या साधन है। सबसे फेमस तो आजकल यूपीआई चलता है, ये भी डिजिटल पेमेंट का तरीका है। मोबाइल बैंकिंग हो गया, ठीक है, मोबाइल के थ्रू पैसा आराम से कहीं से चला जाता है। ठीक है, आधार कार्ड के द्वारा भी आधार इनेबल्ड जो होता है पेमेंट सिस्टम, ये भी एक हमारे पास है। क्लियर, इंटरनेट बैंकिंग हमारे पास एक होता है। क्लियर, तो ये सारे जो है डिजिटल पेमेंट का साधन है। 4 एग्जाम्पल बोला था, ठीक है, वो 4 हम लोग लिख सकते हैं आसानी से ये। ठीक है, अब कहता है खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। 37 नंबर क्वेश्चन, ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं। तो ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है वैसा इकोनॉमी जो फॉरेन ट्रेड भी करता हो। जैसे इकोनॉमी 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन, मतलब बंद और खुली हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है नो फॉरेन ट्रेड, किसी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। जबकि ओपन इकोनॉमी का मतलब कहता क्या है, जिसमें फॉरेन ट्रेड जो है इंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें फॉरेन ट्रेड इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं होता है। ठीक है, और अगर विदेशी व्यापार हो रहा है, कोई देश करता है, तो उसका इकोनॉमी कैसा है, ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, सिंपल। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है, सरकारी बजट को परिभाषित करें, एक्सप्लेन गवर्नमेंट बजट, है ना। देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा हर एक क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप लोग अपने नोटबुक में अपने से आपने क्या सीखा उस आंसर को लिख करके देखिएगा, और जिसमें आपको लगता है नहीं लिख पा रहे तो फिर से आकर के वीडियो को देखिएगा और वहां से फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है, चूंकि मैं आपको नोट्स यहाँ नहीं दूंगा, नोट्स दे दूंगा तो आप लोग ना आलसी बन जाओगे कि यार नोट्स तो है ही, कभी भी पढ़ लेंगे ना, कभी भी पढ़ लेंगे, मैं कभी नहीं पढ़िएगा आप। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिए, है ना, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑन वर्ड्स में आप लिखिए। क्लियर, तो चलिए अब समझते हैं सरकारी बजट दैट इज गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट एक प्रकार का फिनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें बताया जाता है कि आने वाले साल के लिए हमारा अनुमानित आय और अनुमानित व्यय क्या होगा। मींस एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड पेमेंट फॉर द अपकमिंग ईयर। इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा वो कहलाता है बजट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर मतलब ये सारे क्वेश्चन कितने कौन से थे, 2 मार्क्स वाले, है ना।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो कि 3 मार्क्स वाले, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा लॉन्ग करके इसको आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो इसमें 39 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ना ये अलग स्लाइड में मैं बता रहा हूं आपको। मैंने क्या कहा था, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। जब किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाए तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता, ठीक है। ये तो परिभाषित हो गया। अब कहता क्या था कि डायग्राम बताना, डायग्राम के थ्रू बताना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको टेबल से समझते हैं। इधर मान लीजिए यूनिट है, इधर मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है, इधर है टोटल यूटिलिटी। क्लियर, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गया। मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए शुरुआत में 10 है, फिर 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। आपको पता होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बोलता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन करते जाएंगे, उपभोग करते जाएंगे, उससे मिलने वाली उपयोगिता घटते चले जाएगी, ठीक है। तो इसी रीजन से ये घटाते चले गए, ठीक है। यहां से टोटल यूटिलिटी निकाल लें, क्या 10 का 10 10 8 18 18 6 24 24 4 28 28 2 30 30 0 30 और 30 इधर हो गया आपका 28, ठीक है। ध्यान से देखिए जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी 0 है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। देखिए इसके बराबर है लेकिन इससे ज्यादा कहीं नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है ना कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होगा तो वहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसको कर्व से बना सकते हैं, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी आपका कुछ इस प्रकार का जाएगा, है ना, कैसे, ये आपका इस प्रकार का जाएगा, ये टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है तो टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 है, क्या है, 0 है, क्या 0 MU, तो वहां पे देखिए टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, TU क्या यहाँ पे, TU हमारा मैक्सिमम है, कुल उपयोगिता अधिकतम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, पहले सीमांत उपयोगिता का मीनिंग बताइएगा, उसके बाद डायग्राम टेबल और टेबल के साथ डायग्राम आप बना के इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, कहता है उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है कितना, Q इक्वल्स L का पावर 0.5 K का पावर 0.5, ठीक है। तो श्रम की 36 मतलब लेबर अगर 36 हो और कैपिटल 49 हो तो उस समय अधिकतम उत्पादन क्या संभव है हमारा, मतलब हमारे पास लेबर कितने हैं, 36 है, पूंजी कितने हैं, 49 है, ठीक है। तो अधिकतम उत्पाद क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ना इसको लिख सकते हैं ना, Q इक्वल्स अगर 0.5 है इसका मतलब क्या है, L का पावर 1/2 और K का पावर 1/2, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लोग उतने बच्चे भी नहीं है, जानते होंगे 1/2 बराबर 0.5 होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स √L √K, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए मैं थोड़ा सा इसको सिंपल वे में ही बता देता हूं, उतना मत कीजिए, है ना। डायरेक्टली पुट करते हैं, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L का वैल्यू दिया हुआ है 36, 36 का पावर कितना 1/2, कैपिटल कितना दिया हुआ है 49, तो 49 का पावर 1/2, क्या इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर का पावर 1/2, 36 को लिख सकते हैं ना 6 का स्क्वायर, और 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, का पावर कितना 1/2, ठीक है। क्या होगा, ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, कितना बचा हमारे पास, बचा 6 × 7, है ना, 42, तो 42 यूनिट होगा। अधिकतम उत्पादन कितना संभव है, 42, कब, अगर हमारे पास लेबर 36 और पूंजी 49 है तब, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। रेखा चित्र से स्पष्ट करें, मतलब डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें। भाई देखो इकोनॉमिक्स की बात हो और डायग्राम ना बनाओ ये अच्छी बात नहीं है, डायग्राम बनाइएगा बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो कहता है मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब बाजार संतुलन का मतलब वो स्थिति जहां पे
मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो। जैसे अगर हम मान लीजिए इधर कीमत लें, इधर डिमांड लें, इधर सप्लाई। कीमत मान लीजिए 1 2 3 4 5 है। डिमांड एक, जब प्राइस 1 था तो डिमांड 50 कर रहे थे, कीमत बढ़ा मांग घटा, ये 30, इधर 20, इधर 10। सप्लाई क्या हुआ, शुरुआत में प्राइस जब 1 था, मान लीजिए सप्लाई 10 था, 10 से फिर हुआ 20, 20 से हुआ 30, 30 से हुआ 40, 40 से हुआ 50। जैसे से कीमत बढ़ा सप्लाई बढ़ा, और जैसे से कीमत बढ़ा डिमांड घटा। ठीक है, तो बाजार संतुलन का मतलब वह स्थिति होता है जहां पे संतुलित कीमत और संतुलित उत्पाद, ये दोनों का निर्धारण होता है। और वो कब निर्धारण होता है, जब मांग बराबर पूर्ति होता है। तो बाजार संतुलन का क्या अर्थ हुआ, वह बिंदु जिस जगह पर मांग और पूर्ति बराबर हो, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे जब कीमत 3 रुपया है तो वहां पे इक्विलिब्रियम है ना भाई, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको डायग्राम से बनाने बोला है तो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये सप्लाई का अपर स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब दोनों ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, चूंकि डिमांड बराबर सप्लाई है। यहाँ पे क्या है, डिमांड बराबर सप्लाई है। तो यहाँ पे ये हमारा कीमत का निर्धारण ओपी हुआ, और मांग का निर्धारण मतलब क्वांटिटी का निर्धारण कितना हुआ, OQ। ठीक है, मात्रा कितना निर्धारित हुई, OQ। ठीक है, ये है हमारा बाजार संतुलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का व्याख्या करें। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ गुड्स, है ना। किसी भी वस्तु के पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक हम लोग कह सकते हैं कीमत, मतलब प्राइस। देखिए, एक उत्पादक के नजरिए से अगर आप देखो तो जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो वो सप्लाई भी बढ़ाएगा, जब प्राइस घट जाता है तो वो सप्लाई घटाता है। ठीक है, जनरली यही नेचर होता है। और सप्लाई को प्रभावित कौन करेगा भाई, साधन की कीमत, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। साधन की कीमत, जैसे मान लीजिए लेबर वगैरह बहुत महंगा हो गया, प्राइस ऑफ फैक्टर अगर बढ़ गया तो वहां पे उत्पादन घट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई भी घट जाएगा ना। जब उत्पादन की लागत मतलब फैक्टर का जो कॉस्ट है ना, वो घट गया, प्राइस घट गया, तो सप्लाई वहां पे बढ़ जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा, साधन की कीमत और सप्लाई के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। साधन की कीमत अगर महंगा होगा तो सप्लाई घटेगा। ठीक है, तीसरा हम क्या दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं टेक्नोलॉजी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी। देखिए, तकनीक बोल सकते हैं, मतलब क्या होता है ना, जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, अच्छा तकनीक आ जाए तो उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तकनीक अगर खराब हो जाए तो उत्पादन घटेगा, सप्लाई भी घट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 3, जब आपको ये सवाल पूछा 3 मार्क्स का है तो सबको थोड़ा थोड़ा डील कर दीजिएगा। जैसे कीमत, कीमत के साथ बता दीजिएगा कीमत बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो सप्लाई घटेगा। साधन कीमत बताना है तो इसको भी बताइएगा कि साधन कीमत जब बढ़ेगा सप्लाई घटेगा, साधन कीमत घटेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी खराब होगा सप्लाई भी खराब होगा, घटेगा। क्लियर है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, है ना। कहता है सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको डिफाइन कीजिए, और यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से कैसे अलग है, मतलब कैसे रिलेटेड है। देखिए, 2 टर्म है हमारे पास, जीडीपी, है ना, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा टर्म है जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब होता है किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है, जो घरेलू क्षेत्र होता है, ठीक है, घरेलू सीमा होती है, उसके अंदर जो भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका मूल्य जो होगा वो जीडीपी होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक कंट्री, ये हमारा कोई कंट्री है, ये उसका बाउंड्री लाइन है ये हमारा, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसका बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस क्या होगा, जीडीपी, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जब जीएनपी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जीडीपी को तो इंक्लूड करेगा ही करेगा,
साथ में NFIA को इंक्लूड करेगा। किसको करेगा इंक्लूड? NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये और जीडीपी दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा बनता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो जीडीपी तो हो गया सिर्फ घरेलू उत्पाद का मूल्य, और जीएनपी क्या हो? घरेलू उत्पाद का मूल्य के साथ साथ विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी, ठीक है। ये हो गया आंसर 43 का। अब है 44, कहता है आवश्यकता के दोहरे संयोग मतलब प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है। ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट्स था, इसको मनी के द्वारा कैसे दूर किया जाता है, ठीक है। पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन है, क्या है? पेन है, मुझे मार्कर चाहिए, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास मार्कर है। अब मार्कर वाले व्यक्ति को यह पूछना पड़ेगा कि भैया क्या आप पेन लोगे और पेन के बदले मार्कर दोगे क्या? ये था प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो ये एक बहुत बड़ा समस्या था कि जो वस्तु हमें चाहिए पहले ढूंढना पड़ता था वो किस व्यक्ति के पास है, ठीक है, और जो वस्तु मेरे पास है वो वस्तु के द्वारा वो अपना वस्तु देगा या नहीं देगा, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। मनी अभी आ गया ना एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, विनिमय का साधन के रूप में मुद्रा हमारे पास है। क्या करते हैं? मुझे मार्कर लेना है, सीधा गए पैसा दिए मार्कर ले लिए। अब हमको नहीं ना पूछना पड़ेगा कि भाई आप पेन लोगे और पेन के बदले मार्कर दोगे क्या? नहीं, अब सीधा पैसा देंगे उसको और वो मार्कर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था मतलब आवश्यकता के दोहरे संयोग, इसकी समस्या को मनी दूर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सरकारी बजट के उद्देश्यों का उल्लेख करें। अभी डिस्कस किए थे ना हम गवर्नमेंट बजट। ये गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए अगर हम लोग गवर्नमेंट बजट की बात करें तो मैंने बताया था ये आने वाले साल के लिए अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द अपकमिंग ईयर। इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला तो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, ठीक है। क्या करना? फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, मतलब देश में पूर्ण रोजगार हो, जितने लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिले, ये कोशिश करना। दूसरा क्या होता है? इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना, क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का पुनर्वितरण, है ना। आय का पुनर्वितरण का मतलब क्या हुआ कि देखिए होता क्या है ना, देश में कुछ रिच है कुछ पुअर है, ठीक है। तो रिच पे ज्यादा टैक्स लगा के पैसा लाना है सरकार को, और वो पैसा आया वो गरीबों पे खर्च किया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा? दोनों में आय का जो अंतर है वो कम होगा, ठीक है। ये एक उद्देश्य होता है। फिर उद्देश्य होता है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कीमत स्थिरता। क्या होता है? कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कीमत बहुत ज्यादा कब बढ़ रहा होता है? जब लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग डिमांड बहुत करते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है, ठीक है। सरकार वैसे समय में टैक्स बढ़ा देगा तो लोगों के पास पैसा घटेगा, वो डिमांड कम करेगा, और जब डिमांड कम होगा तो कीमत स्थिर हो जाएगा। तो ये सब मेन पर्पस होते हैं क्या? गवर्नमेंट बजट के। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए मेरे समझ से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 46 हमें अब कहता है कि भाई बताओ, है ना, कि एक अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय, ठीक है, स्वायत्त व्यय का मतलब हो गया स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश दोनों, ठीक है। 40 करोड़ रुपया है। स्वायत्त उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 है। आय स्तर 1000 है करोड़ है। तो समग्र मांग कितना होगा? मतलब कहता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हमारे पास 40 है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.6 है, और इनकम जो है हमारा 1000 है। तो कहता है कि कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड, इज इकोनॉमी इन द इक्विलिब्रियम, क्या अर्थव्यवस्था संतुलन में है? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए हमें पता है कि जब भी एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, है ना, तो एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग का मतलब होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे सरकार के बारे में नहीं दिया है, विदेशी व्यापार के बारे में नहीं दिया है, तो मान के चलेंगे 2 सेक्टर का मॉडल है, 2 क्षेत्र का बाजार है ये, ठीक है। तो
कंजम्पशन में क्या क्या होता है? कंजम्पशन सी का मतलब होता है सी डैश प्लस बी वाई, ठीक है। सी डैश का मतलब हो गया स्वायत्त उपभोग, बी का मतलब हमारा क्या हो गया? बी का मतलब हो गया हमारा स्वायत्त उपभोग, ठीक है, सॉरी सीमांत जो बी है वो है एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, वाई इनकम। क्लियर? तो सी के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, है ना। और आई का मतलब यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, स्वायत्त विनियोग, उसको आई डैश से लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम एडी बराबर सबका वैल्यू पुट करते हैं। क्या होगा देखिए, स्वायत्त उपभोग कितना दिया हुआ है? स्वायत्त उपभोग दिया हुआ है हमारा 40, सॉरी स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश मिला करके दिया 40, तो उन दोनों को मिला के 40 लिख दिए, प्लस एमपीसी दिया हुआ है 0.6, ठीक है, इनटू इनकम कितना है 1000, ठीक है, कितना आएगा 40 प्लस 600, कितना हो गया 640। कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल तो हो गया, एडी निकालने बोला था, समग्र मांग वो तो निकाल दिए हम लोग, है ना। अब कहता है क्या इक्विलिब्रियम में है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एडी बराबर एएस होना चाहिए, एडी बराबर एएस, ठीक है। तो सवाल है एएस का मतलब क्या होता है? एएस का मतलब होता है इनकम, एएस को इनकम भी बोलते हैं, तो एडी बराबर इनकम होना चाहिए। एडी कितना 640 है, 640 है, इनकम कितना 1000 रुपया दिया हुआ है, मतलब मांग कम है आय की अपेक्षा, ठीक है, ये 640 है, ठीक है। मतलब यहां पे क्या सिचुएशन आया कि एडी कम है किससे? इनकम से, ये स्थिति है। और ये स्थिति जब रहेगी इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है, क्योंकि संतुलन के लिए एडी बराबर वाई होना चाहिए था। वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एएस, समग्र पूर्ति भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आता है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें सबसे पहला बोला है मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच को प्रतिस्थापक वस्तु की उपलब्धता तथा वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड और अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए मांग की लोच की बात करें उसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं। ये क्या कहता है? मांग की लोच का देखिए सीधा अर्थ है, ठीक है, जब वस्तु के कीमत में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन हुआ उसका माप मांग की लोच होता है। मींस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा मांग का जो नियम था, मांग का नियम केवल बताता था कि अन्य तत्व स्थिर रहे और कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। लेकिन मांग की लोच क्या बताता है? मांग की लोच बताता है कि जब कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखाएगा? माइनस डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी, या इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड, मतलब प्रतिस्थापक वस्तु अगर उपलब्ध है तो मांग की लोच पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ये नंबर देखिए, अगर हम चाय खरीदते हैं, ठीक है, चाय का प्रतिस्थापक वस्तु क्या होता है? कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी मान लेते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर चाय का
कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब चाय का कीमत बढ़ गया मान लीजिए, तो भाई उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, तो हम तुरंत कॉफी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, चाय का डिमांड बहुत ज्यादा घट जाएगा। ठीक है, तो जब कीमत में चेंज होने के कारण मांग में उसका बहुत परिवर्तन हो जाए, देखो चाय थोड़ा सा महंगा हुआ, इसका डिमांड बहुत घट गया, क्यों? क्योंकि लोग कॉफी खरीदने लगे। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इकाई से अधिक लोचदार मांग होगा वो। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो तो इकाई अधिक लोचदार मांग होगा। ठीक है, दूसरा है इसमें कि अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ गुड्स, मतलब किसी वस्तु के बहुत सारे यूजेज हों, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या हम लोग करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, ठीक है, मोबाइल चार्ज करते हैं, है ना, लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, हीटर जलाते हैं। ठीक है, अगर ये सस्ता हो जाए, मतलब कीमत घट जाए, तो लोग पूरा यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब यहां पर भी मांग की लोच इकाई से अधिक होगा। मतलब अगर किसी वस्तु का मतलब कई वैकल्पिक प्रयोग हो ना, जैसे अभी क्या होता है, बिजली महंगा है तो लोग हीटर बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन अगर बिजली सस्ता हो जाए तो लोग बोले हीटर भी जलाओ, पंखा भी चलाओ, पंखा चल रहा है, अब कोई नहीं रूम में फिर भी चालू है, क्या, अरे बिजली भी थोड़े लग रहा है। मतलब अगर वैसे समय में जिसका मतलब अल्टरनेटिव यूज होता है, अगर थोड़ा सा रेट घटा ना, तो लोग उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक मेरे समझ से। तो चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, दो फर्म है, फर्म 1 और फर्म 2, इसका पूर्ति वक्र दिया हुआ है, ये पूर्ति वक्र है। ठीक है, हमको बाजार पूर्ति वक्र निकालना है। S1 फर्म है, उसका दिया हुआ है सप्लाई कर्व, S2 फर्म, उसका भी सप्लाई कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल सप्लाई, मार्केट सप्लाई कर्व, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो S1 इक्वल्स क्या कहता है, देखिए S1 में क्या है, -3 + P, ये कब होगा, जब कीमत 3 या 3 से ज्यादा होगा, और 0 होगा S1 कब, अगर कीमत 3 से कम होगा। तो 0 लिख सकते हैं कब, जब कीमत किससे, 3 से कम होगा। ठीक है, और सप्लाई -3 + P होगा, ये कब होगा, जब कीमत 3 या 3 से बड़ा होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब S2 की बात करें तो S2 में क्या लिख सकते हैं भाई, ये कहता है कि अगर S2 की बात यहां पे है ना, हाँ, कि अगर कीमत 5 या 5 से अगर कम है तो सप्लाई कुछ नहीं होगा, मतलब 0, कब, कीमत अगर 5 से कम है तब। ठीक है, और क्या होगा, ये सप्लाई -10 + 2P होगा, कब, अगर कीमत > 5 होगा। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारा। ठीक है, हमें मार्केट सप्लाई निकालना है, तो मार्केट सप्लाई का मतलब हो जाएगा S1 + S2, दोनों के सप्लाई फंक्शन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो वो कैसे ऐड करेंगे भाई, तो हम लोग थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, है ना। हम लोग मान लीजिए ये मार्केट सप्लाई कर्व है। ठीक है, क्या है, देखिए दोनों ही बाजार को अगर मिला दें, ठीक है, तो हमको एक कंक्लूजन तो मिल रहा है कि जो सप्लाई होगा वो 0 होगा, कब 0 होगा, अगर कीमत 3 से कम होगा तब, क्योंकि फर्म 1 कहता है 3 से कम होगा हम सप्लाई नहीं करेंगे, फर्म 2 कहता है 5 के नीचे हम सप्लाई नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 3 के नीचे सप्लाई तो होगा नहीं। ठीक है, अब कहता है जो प्राइस अगर, ध्यान दीजिएगा, प्राइस अगर >3 हो, 3 से बड़ा हो, एंड जो प्राइस है वो <5 हो, 3 से बड़ा हो, तो फर्म ए क्या करेगा, फर्म ए इतना सप्लाई करेगा -3 + P, और फर्म बी कितना सप्लाई करेगा, 5 से कम में तो सप्लाई करता ही नहीं है, तो कुछ नहीं, इतना ही होगा। ठीक है, अब जो है अगर हम बात करें
प्राइस क्या है, ग्रेटर इक्वल्स 5 है। क्या है प्राइस, देखो ध्यान से देखिएगा यहां पे इसको, ठीक है। प्राइस कहता है ग्रेटर इक्वल्स 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी फर्म 1 जो है, फर्म 1 जो है वो सप्लाई करेगा कितना, -3 प्लस पी। हम लोग इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है। फर्म 1 सप्लाई कितना करेगा, वहां करेगा सप्लाई -3 प्लस पी। क्योंकि क्या कह रहा है, फर्म 1 के बारे में कहता है कीमत अगर 3 या 3 से बड़ा हो, मतलब 5, 6 कुछ भी हो, वो सप्लाई इतना करेगा। मतलब P ग्रेटर देन 5 में फर्म 1 इतना सप्लाई करेगा। फर्म बी कितना सप्लाई करेगा, फर्म 2 तो अपना 5 के ऊपर तो सप्लाई करता ही है, इतना कितना, -10 प्लस 2p, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको देखिए हम लोग जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ो तो -3 प्लस पी प्लस -10 प्लस 2p, क्या होगा, पी जोड़े 3p हो जाएगा, -3 -10 कितना हो जाएगा, -13। तो कितना आ जाएगा, -13 प्लस 3p लिख सकते हैं। ये कंडीशन हो गया हमारा यहां पे, कब, जब प्राइस ग्रेटर इक्वल टू 5 है तब, प्राइस जब ग्रेटर इक्वल टू 5 है तब। ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट बी कंफ्यूज, जितना मैंने बोला बस उतना आप समझ जाइए, उतना कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्टली आपको ऐसे ही बना लेना है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 भाई, क्वेश्चन नंबर 50, क्या जीडीपी कल्याण का सूचक है, इज जीडीपी एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जी हाँ, जब किसी भी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है मतलब देश में उत्पाद बढ़ रहा है, और देश में उत्पाद बढ़ रहा है मतलब देश में अधिकतर लोग काम में लगे हुए हैं। जीडीपी बढ़ रहा है मतलब लोगों का आय बढ़ रहा है, तो कल्याण तो हो ही रहा है ना। लेकिन एक समस्या होता है कि जब जीडीपी बढ़ता है तो भाई जीडीपी का मतलब वो पूरा देश का पूरा उत्पादन जो हो रहा है वो ना, उसका वैल्यू ना, तो सब लोग उत्पादन कर रहे हैं ये तो जरूरी नहीं है, तो सबका कल्याण तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जीडीपी जब बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि कल्याण हो रहा है। लेकिन इसकी सीमा यही है कि मतलब लिमिटेशंस ये है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो कल्याण तो होता है, लेकिन सबका कल्याण हो ये जरूरी नहीं होता है। तो अगर सवाल सिर्फ आपसे ये पूछे क्या जीडीपी कल्याण का सूचक है, तो बताइए बिल्कुल, जीडीपी किसी भी देश का जो ग्रोथ होता है जीडीपी के आधार पे मापा जाता है। अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है मतलब लोगों का कल्याण हो रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने के कारण, मतलब जीडीपी बढ़ने के पीछे का कारण क्या होता है, उत्पाद में वृद्धि होना। और जब उत्पाद में वृद्धि हो रहा है मतलब लोगों का आय बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि जीडीपी जब बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि सबका कल्याण हो रहा है, सबका आय बढ़ रहा है, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है 51 कहता है समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, समग्र मांग के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। तो कहता है एक देश में, है ना, आय के विभिन्न स्तर पर, क्लियर, एक देश में आय के विभिन्न स्तर पर जो भी मांग किया जाता है, चाहे उपभोग के लिए या निवेश के लिए या सरकार किसी चीज के लिए खर्च कर रही है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, समग्र मांग। मतलब समस्त एक देश के समस्त लोगों के द्वारा, समस्त जो जनसंख्या उसके द्वारा जो मांग की जाती है उसे कहते हैं समग्र मांग, ठीक है। समग्र मांग का घटक की बात करें तो जो एक निजी व्यक्ति उपभोग करता है वो हो गया सी, प्लस जो निजी व्यक्ति विनियोग करता है वो विनियोग मांग हो गया। सरकार जो खर्च करती है सरकार उपभोग के लिए या विनियोग के लिए वो, प्लस जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब इसको शुद्ध निर्यात बोलते हैं, ठीक है, ये शुद्ध निर्यात है, ये हमारा होता है किसका, एडी, ये हमारा समग्र मांग है, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था में 2 ही क्षेत्र हैं तो सी प्लस आई लिखते हैं सिर्फ। अगर अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं
मतलब हाउस होल्ड, फर्म और सरकार, ये तीनों क्षेत्र है तो C+I+G। अगर अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है तो AD बराबर C+I+G+X-M होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये AD हो गया और इसके ये घटक हो गए चारों। ठीक है, चलिए अब कहता है लास्ट क्वेश्चन है भाई इस मॉडल सेट का, है ना। मैंने बनाया ये आपका पूरा वीडियो, अब थोड़ा सा आप लोग भी प्यार दिखाएं ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ठीक है, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले आगे के वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, क्या है, केंद्रीय बैंक जो होता है अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण किस प्रकार करता है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है। तो सेंट्रल बैंक जो होता है ना दो प्रकार की विधि अपनाता है। कौन कौन सा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वालिटेटिव टेक्निक्स, मतलब परिमाणात्मक विधि और एक होता है परिमाणात्मक विधि, एक होता है गुणात्मक विधि। ठीक है, परिमाणात्मक विधि में आता है बैंक रेट, बैंक दर, है ना, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये सब चीजें और भी है ना, लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, मतलब बैंक दर, रेपो दर, खुली बाजार की नीतियां, है ना, और वैधानिक जो रिजर्व होता है आरक्षित अनुपात, वैधानिक आरक्षित अनुपात। अगर ये सब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है। अगर बैंक दर बढ़ जाएगा तो लोन लेना महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो आम जनता ज्यादा मतलब ब्याज पर लोन लेना पसंद नहीं करती है और वैसे समय में क्रेडिट खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्रेडिट क्रिएशन आपको पता होगा। ठीक है, साख निर्माण कैसे करता है व्यावसायिक बैंक वो पता होगा, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है भाई, जो अल्प मतलब बैंक रेट होता है कि जिस दर पर सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक जिस दर पर व्यावसायिक बैंकों को लोन देती है। अगर केंद्रीय बैंक बैंक रेट बढ़ा दिया, मतलब जो लोन दे रही है उस पर ब्याज दर बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही महंगा पड़ेगा कॉमर्शियल बैंकों को लोन लेना, है ना। और जब महंगा में वो लेगा तो वो आम जनता तो उससे लोन लेगी नहीं कॉमर्शियल बैंकों से फिर। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। रेपो रेट ये भी होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, लेकिन ये अल्पकाल के लिए होता है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट महंगा होगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को का क्रय विक्रय करना। सरकार अगर क्रेडिट कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है, मतलब कम करना चाहती है, तो क्या करेगी सरकार, ओपन मार्केट में प्रतिभूति को बेचेगी। इससे आम जनता बैंक ये सब खरीदेगा तो उसका पैसा चला जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, हर कॉमर्शियल बैंकों को व्यावसायिक बैंकों को CRR और SLR रखना पड़ता है। CRR और SLR, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, SLR का मतलब स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, तो मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक के पास 100 रुपया आया और ये लीगल रिजर्व रेशियो दोनों मिला के मान लीजिए 20% है। ठीक है, तो पहले उसको 20 रुपया क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा केंद्रीय बैंक, मतलब CRR का मतलब हो गया जो कोई भी व्यावसायिक बैंक अपने पास जो डिपॉजिट होता है उसका वो पार्ट जो वो रखता है जमा किसके पास, केंद्रीय बैंक के पास। और SLR का मतलब जो खुद के पास तरल रूप में रखता है पैसा। ठीक है, तो 20 रुपया तो रिजर्व हो गया ना, तो वो लोन 80 रुपया ही दे सकता है। अब अगर सरकार ये 20% से बढ़ा के 30% कर दे, ठीक है, तो अब उसको 30 रुपया रखना पड़ेगा, तो वो लोन देने के लिए 70 रुपया ही बचेगा सब व्यावसायिक बैंकों के पास। तो पहले 80 दे सकता था, अब 70 दे सकता है ना। तो CRR SLR को बढ़ा करके भी क्या कर सकती है बैंक, साख नियंत्रण कर सकती है। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, परिमाणात्मक विधियां। एक और अपनाता है गुणात्मक विधियां, क्वालिटेटिव मेथड्स। जब क्वालिटेटिव मेथड्स की बात हम लोग करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है जो मोरल सजेशन देता है, मतलब विचार समझाएगा, है ना, बताएगा। सेंट्रल बैंक के जो अधिकारी लोग होते हैं वो व्यावसायिक बैंकों को बताते हैं कि भाई देखो ज्यादा लोन देना अच्छा नहीं है, देश की स्थिति अच्छी नहीं है ना। इसके अलावा और भी क्या कहेगा, है ना, कि सरकार हमेशा पब्लिश करते रहती है सेंट्रल बैंक कि देश में कैसा चल रहा है गतिविधि मुद्रा का। ठीक है, ये सब चीजें अगर फिर भी समझाने के बाद भी अगर व्यावसायिक बैंक नहीं मानता है तो डायरेक्ट एक्शन लेने की बात करती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई कहेगा। अगर आप
इससे ज्यादा लोन दिए तो आपके ऊपर क्या करेंगे, केस कर देंगे, आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, आपको सहायता नहीं देंगे। ठीक है, तो भाई ये था फाइनल कंप्लीट आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन मॉडल क्वेश्चन पेपर विथ डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पूरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, मुझे और इंकरेजमेंट दीजिए, है ना, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोग के पास लेकर के आऊं। क्लियर, मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आगे बताऊं। ठीक है, तो आज का यहीं तक रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।